अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने वादे के मुताबिक हाजिर हैं। ताहिर ताजिक साहब हमारे साथ जो है ना आ गए हैं लाइव। कल वादा था लेकिन उनकी मसरूफियात की वजह से वो नहीं आ सके, कहीं बाहर थे, आउट सिटी थे। आज वो अवेलेबल हैं, हमने उन्हें पकड़ लिया है। ताहिर साहब जो है ना प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं कोयटा डिस्ट्रिक्ट के, और मेरे दोस्त भी हैं, क्लास फेलो भी हैं और साथ में रूममेट भी हैं। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं ताहिर ताजिक साहब से। इन्होंने एग्रीकल्चर में बड़ा टाइम लगाया है और जो है ना उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम अरुण जान, आप खैरियत से हो? तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह का फजल, आप सुनाएं, ठीक है? बिल्कुल, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है, खैर खैरियत। थोड़ा बहुत तारुफ मैंने तो करा दिया कि प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं कोयटा डिस्ट्रिक्ट में और एग्रीकल्चर से बड़े ज़माने से जुड़े हुए हैं। जो है ना डिग्री भी शायद आपने एज ए एग्रीकल्चर मुलाजिम ली थी। तो जो है ना अगर कुछ रह गया है तो आप अपने तारुफ में बता सकते हैं व्यूअर्स के लिए। अरुण जान, सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि आप एक ये बहुत ज़बरदस्त अमल जो एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और फार्मर्स के दरमियान में एक लिंक, एक राब्ता, इसमें एक बहुत अच्छी कोशिश आपकी, अल्लाह करे कामयाब हो। और फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लाइव आकर अपने फार्मर्स, ग्रोअर्स और दोस्तों के साथ जो एक थोड़ी सी मालूमात है वो शेयर करूं। उससे पहले मैं अपना एक मामूली सा तारुफ कराना चाहता हूं। वैसे आपने तो कुछ तारुफ कराया। मैं वैसे हम फैमिली के उससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फिर टंडोजाम से पहले मैं एग्रीकल्चर ऑफिस मैंने पहले से ज्वाइन किया हुआ था। तो उसके बाद फिर जब हमने ये टंडोजाम से ग्रेजुएशन की तो वहाँ से आके फिर हमें प्रमोशन मिली। हम प्रोमोट हुए एज एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन 2006 में। तो 2006 में जब मैंने ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्लांट प्रोटेक्शन ज्वाइन किया तो इतना नॉलेज भी नहीं था। बहरहाल कोशिश की, मेहनत की, फील्ड पे काम किया, देखा, फार्मर्स के पास गए। तो उसी वक्त से कोयटा डिस्ट्रिक्ट में ही रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये एक मेरा शौक भी बन गया और अब मैं चाहता हूं कि मैं इसी प्लांट प्रोटेक्शन में रिटायर हो जाऊं। तो बहरहाल ये मेरा तारुफ था कि मैं 2006 में मैंने ज्वाइन किया और अभी तक मैं प्लांट प्रोटेक्शन में हूं कोयटा डिस्ट्रिक्ट में। तो बात करते हैं कि अभी ये एक मेरा काज भी बन गया है, जुनून भी बन गया है। वजह ये है अरुण जान और अब मेरे जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि हम एक ये तो हम कहते आ रहे हैं कि एक पसमानदा सूबे में रह रहे हैं और हमारा दारोमदार एग्रीकल्चर पे है। तो अगर हमारा दारोमदार एग्रीकल्चर पे है और हमारी तकरीबन मैं समझता हूँ कि 70% शायद या 40% हमारी लैंड उससे भी ज्यादा ऐसी ही पड़ी हुई है, खैर आबाद है। और जो आबाद है, जो हमारी जमीन आबाद है, आया हम उससे उतना ही प्रोडक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं और हमारी यील्ड कास्ट कितनी है, और अगर नहीं ले सक रहे उसकी वजूहत क्या है। बुनियादी बात है एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन में, जो हम इसको देखते हैं कि इसका मकसद क्या है। एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन का काम क्या है, ये करते क्या है। मैं कुछ सादा अल्फाज में बात करूंगा, शायद हमारे कुछ फार्मर्स दोस्त भी इसको सुन रहे हो। तो बुनियादी जो चीज है, हम प्लांट प्रोटेक्शन में देखते हैं कि इसमें 3 चीजें हैं।
بلکہ زیادہ ہے. بنیادی چیز جو ہے کہ پلانٹ پروٹیکشن میں پیسٹ اور ڈیزیز ویڈز، ان چیزوں کو، ہمارے پلانٹس کو، ہمارے فصلات کو ہم ان چیزوں سے کس طرح بچائیں، ہم ان چیزوں کو کس طرح مینیج کریں، کیا وہ ہم کام کریں کہ ہمارے جو فارمر حضرات ہیں ان کا کم خرچ میں ان کو اچھا پیداوار ملے، ان کو پروفٹ اچھا ملے، ان کی کوالٹی بھی اچھی ہو اور اچھی کوانٹٹی میں ان کو ان کا فصل بھی مل جائے. تو اس میں یہ تو ہو گیا پلانٹ پروٹیکشن کا. تو پلانٹ پروٹیکشن میں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ یار ہم نے اس میں ابھی اگر آپ دیکھیں کہ پیسٹ کیا چیز ہے، ہمیں اس کی پہچان کیسے کرنی ہے، ہمیں اس کا روک تھام کیسے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیزیز ہے، ہم نے ڈیزیز کی پہچان کیسے کرنی ہے. اچھا، ویڈز تو معلوم ہے، ویڈز تو دیکھے جا سکتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جو فالتو جڑی بوٹیاں ہیں، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ ہو سکتا ہے یہ زیادہ نقصان یہ جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہے، ویڈ جو ہوتی ہے، ہرب جو ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان یہ بھی کرتا. تو ابھی ایسا ہے کہ پلانٹ پروٹیکشن میں زیادہ تر جو ہمارے فارمر حضرات ہیں ان کو سب سے زیادہ پیسٹ کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کوئٹہ ڈسٹرکٹ کی بات کروں، کوئٹہ ڈسٹرکٹ میں جو زیادہ تر یہاں پہ جو آرچرڈز ہیں، باغات ہیں، سیب کے ہیں، انار ہے، انگور ہے، اور زردالو ہے، اور بہت سے میوہ جات ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جب ان کو پیسٹ جو کیڑے ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تب جا کے ان کو نظر آتے ہیں کہ یار ابھی ہم کیا کریں، اور وہ اسپرے کی طرف جاتے ہیں کہ ابھی ہم نے اسپرے کرنی ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس پیسٹ کو کس سٹیج پہ ہم کنٹرول کریں، اس کا پراپر ٹائم کیا ہے، پراپر ٹائم پہ پراپر ڈوز پہ ہم کس طرح اس کی اسپرے کریں. بہرحال کیونکہ میں پہلے پیسٹ کی بات کروں گا، بعد میں ڈیزیز پہ آئیں گے، دونوں کو مکس نہیں کریں گے. تو اگر ہم پیسٹ کی طرف آ جائیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کی پہچان کرنی ہے اور صحیح وقت کا تعین کرنا ہے کہ ہم نے اس پہ اسپرے کب کرنی ہے. اچھا، اسپرے سے پہلے میں ایک بات کروں گا، وہ بہت لازمی ہے. وہ یہ ہے، اس لیے بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اسپرے ہمارا آخری آپشن ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پیسٹ کو، جو کیڑے مکوڑے ہیں، جو حشرات ہیں، ان کو ہم بایولوجیکل طریقے سے کیسے کنٹرول کریں. ہمیں سب سے پہلے وہ کوشش کرنی چاہیے. اس پہ پروجیکٹ بھی چلے جس کو ہم IPM کہہ سکتے ہیں، انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ. تو سب سے پہلے فارمرز کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ ہم IPM کو کس طرح یوز کریں، انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کیسے کریں. انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ سے مراد یعنی کہ ہم اس کے کئی طریقے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں بھی پھر دوبارہ ایگریکلچر کا رول ہے کہ وہ فارمرز حضرات کو کس طرح یہ بتائیں کہ فلاں پیسٹ، فلاں کیڑے کے لیے کون سے پریڈیٹر ہوتے ہیں، کس پریڈیٹر سے وہ کنٹرول ہوتے ہیں. ایک تو اس کے لیے پریڈیٹر لیں گے. اچھا، وہ تو ایک ایسا ٹیکنیکل کام ہے کہ اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا،
उस पे फार्मर्स को अवेयरनेस देनी पड़ेगी, वो एक अलग मौजू है। हम वहां तक अभी बहुत कम पहुंचे, काम शुरू है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कर्लिंग मौत का। अभी केबी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है बलूचिस्तान में। उन्होंने, क्योंकि सेब में सबसे बड़ा मसला कर्लिंग मौत का है, तो अभी केबी का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, उसका एक प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है और वहां पे ये कर रहे हैं कि कर्लिंग मौत के लिए हमें कौन से प्रेडिएटर, किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे प्रेडिएटर्स हैं जो कर्लिंग मौत पे अटैक करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खत्म करते हैं। मिसाल मैं आसान लफ्जों में इसका एक और वजाहत करूं कि दोस्त कीड़े, प्रेडिएटर्स का मतलब दोस्त कीड़े, जो दुश्मन कीड़े होते हैं जो हमारे फसलात को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए हम दोस्त कीड़ों का अफजाइश कैसे करें और उसकी पहचान कैसे करें, उसके लिए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बहरहाल ये तो बात की बात है। उसके अलावा फिर एक और चीज है कि हम इन चीजों को, दूसरे नंबर पे जो बायोलॉजिकल कंट्रोल की हम बात करते हैं, वो भी एक ऐसा काम है कि वक्त से पहले करना पड़ता है, टाइम से पहले करना पड़ता है। वो फिर मुख्तलिफ उसके तरीके जो एग्रीकल्चर के ऑफिसर या फील्ड असिस्टेंट वो गाए बगाए फार्मर्स को बताते भी हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल जिस तरह मिसाल के तौर पे कर्लिंग मौत है, सर्दियों से पहले जब वो फ्रूट हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो बोरियां लेके या के वो गत्ते लेके वो दरख्त के जो स्टेम्स होते हैं, शाख होते हैं, उस पे लपेटते हैं। फिर इसके जो परवाने वो आके उसमें अंडे डालते हैं। फिर वो जब सर्दियां गुजर जाए फिर वो उठा के कहीं पर ले जाके उनको जलाते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं, तो उस पे तो वो पेस्ट का प्रेशर है वो कम। बहरहाल ये भी अक्सर फार्मर हजरात नहीं करते हैं, उनको कहते हैं ये भी है। तीसरे नंबर पे फेरोमोन ट्रैप्स हैं, वो फिर ट्रैप्स लगाते हैं और उस ट्रैप के जरिए फिर वो जो उसमें एक जो फीमेल होते हैं वो उस ट्रैप्स को रखते हैं। फिर वो आके जो फेरोमोन ट्रैप का मकसद एक ऐसा फंदा होता है, आप फंदा भी कह सकते हैं, एक ऐसा वो डब्बी की शक्ल का होता है, तो उसमें फिर आके उनके जब उड़ते जाते हैं फिर ये लेकिन लेकिन बात ये है कि हमारे फार्मर्स हजरात, चूंकि ये एक इकोनॉमिकल मामला है, वो कहते हैं कि हमें फौरी तदारुक चाहिए, ताकि वो ऐसा है कि उसमें टाइम भी लगता है, वक्त भी लगता है, और उसमें बहुत से टेक्निकल काम है, वो नहीं करते हैं। उस तरफ फार्मर आने चाहिए, नहीं आते। लास्ट ऑप्शन जो हमारा है पेस्टिसाइड का, फिर वो पेस्टिसाइड स्प्रे, उसमें फिर ये देखना पड़ता है कि सबसे पहले फार्मर्स को ये होना चाहिए कि ये जो मिसाल मैं आपको सबसे पहले कर्लिंग मौत का दूंगा सेब में, क्योंकि कोयटा में तकरीबन ज्यादातर सेब के बागात हैं। अक्सर औकात हमारे फार्मर हजरात उस वक्त स्प्रे शुरू कर देते हैं जब वो कीड़े उनको नजर आना शुरू हो जाते हैं। जब वो दरख्त पे नजर आना शुरू हो जाते हैं तब वो घबरा के जाते हैं मार्केट से पेस्टिसाइड खरीदने के लिए। अच्छा, पेस्टिसाइड वो तो बाद में बताऊंगा कि उसका इंतखाब फिर कैसे करना है। सॉरी। तो पहले ये करना है कि भाई अभी ये स्प्रे का टाइम कौन सा है और इसके लिए स्प्रे कब करनी है। कर्लिंग मौत का मैं आपको बताता हूँ कि जब
फरवरी के बाद फूल आ जाते हैं, सेब के फूल जब आ जाते हैं, फिर वो फूल जब गिरना शुरू हो जाते हैं, जब 75% फूल गिर जाएं, तो हमारे फार्मर हजरात को चाहिए बगैर किसी सोचे समझे या इंतजार किए 25% फूल दरख्त में मौजूद हो, क्योंकि ये उनके अंडे वहां पे होते हैं। फिर जब वो अंडों से निकलते हैं, फिर वो जब बड़े हो जाते हैं, वो उनको नजर नहीं आते हैं। वो जब सेब बनता है, ये उसके अंदर अपना काम कर चुके होते हैं। जब वो सेब से निकलते हैं, उसके बाद उन पर स्प्रे करना, उनको कंट्रोल करना, वो फिर सेब का रेट भी सही नहीं होता, सेब का शक्ल भी बिगड़ जाता है, उसमें सुराख आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोकल जुबान में उसको तोर नस्वार या बर्मा उसको कहते हैं। वो फिर जब वो बर्मा कर लेते हैं, सेब में सुराख कर लेते हैं, वो डैमेज कर लेते हैं उसको, तो उसमें एक तो उसका जो है यील्ड भी कम हो जाता है, उसका फ्रूट भी कम हो जाते हैं, और उसके अलावा उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है, उसको सही रेट भी नहीं मिलता। तो ये टाइम उसका बहुत जरूरी है कि सही टाइम पे बर वक्त स्प्रे करना। दूसरी बात, स्प्रे का इंतखाब, हमारे फार्मर हजरात का ये मसला है कि वो बेचारे थर्ड मैन के पास जाते हैं, जिसको हम आड़त कहते हैं या कोठी वाले कहते हैं। ये उनके पास जाते हैं कि हमें स्प्रे के लिए पैसे या हमें स्प्रे दे दो। वो जो आड़त होते हैं वो क्या करते हैं, वो डीलर के पास उनका अपना मामला होता है, वो उधार का उनका खाता चलता है, वो अपनी मर्जी की पेस्टिसाइड उनको देते हैं। वो मर्जी की पेस्टिसाइड, ना वो उसमें कोई टेक्निकल मामला होता है, ना उसमें कोई ऐसी चीज होती है, बस जो उन्होंने पकड़ा दिया वो ले जाके, जहाँ फार्मर बेचारा कभी वो काम नहीं कर लेता, कभी उनको डोज का सही तरीका मालूम नहीं होता, कभी उनको स्प्रे का सही तरीका मालूम नहीं होता, तो वो जब बेचारे स्प्रे पर भी खर्चा कर लेते हैं, स्प्रे भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी उनको हो जाता है। तो मैं अपने फार्मर हजरात, अपने दोस्तों को ये इल्तिजा करता हूँ कि मेरे भाई, आप कोशिश करें कि पेस्टिसाइड लेने से पहले, उसकी स्प्रे से पहले, आप किसी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के पास जाएं। आप जाए वहां से उनको बताएं कि मेरा ये मसला है, क्योंकि प्लांट प्रोटेक्शन का अपना डायरेक्टरेट है बलूचिस्तान में, फिर हर सूबे में प्लांट प्रोटेक्शन का डिप्टी डायरेक्टर बैठा हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन का बैठा हुआ है। हो सकता है अगर उस प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर या वहाँ पे मुतल्लिका ऑफिसर के समझना है, तो वो अपने किसी और एक्सपर्ट से पूछ के आपको एक सही चीज बता देगा। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जमींदार, काश्तकार, फार्मर वो एक गलत चीज यूज करे, क्योंकि एक ऑफिशियल काम होता है, कल उसने जवाब भी देना होता है। तो ये बहुत लाजमी है कि आप उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करें, आप राब्ता करें। सिर्फ पेस्टिसाइड के लिए नहीं, बीज आप लगाते हैं, बीज के इंतखाब के लिए, पेस्टिसाइड के इंतखाब के लिए, फर्टिलाइजर यूज करने के लिए, इन सब चीजों के लिए कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना है, किस वक्त यूज करना है, लेबोरेटरियां बनी हुई हैं, सब कुछ है। तो फार्मर हजरात से मैं हारून साहब, ये गाँव ग्रीन के तवसत से सबसे ये इल्तिजा करता हूँ कि बराए मेहरबानी, पहला काम, अगर आप इकोनॉमिकली, आप अपनी मेहनत आप अपने इस जमींदारी जो आप कर रहे हैं उसका आप सही न बदल चाहते हैं, तो खुदारा आप सबसे पहला काम ये करें कि आप अपना सॉइल एनालिसिस कराएं, अपनी जमीन की मिट्टी का जो है वो तज्जिया कराएं। सॉइल फर्टिलिटी, जिस तरह प्लांट प्रोटेक्शन का हर
डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी डायरेक्टर है, इसी तरह सॉइल फर्टिलिटी का डिप्टी डायरेक्टर है हर डिस्ट्रिक्ट में, वो करें। पानी का तज्जिया करें कि आपके ज़मीन को कौन सी खाद चाहिए, कौन सी खाद चाहिए, किस वक्त चाहिए, वो चीज़ करें। उसके बाद पेस्टिसाइड का नंबर आता है, उससे सबसे पहले आपको जो सीड आपने लगाना हो उस सीड के इंतखाब के लिए आप रब्ता करें। तो अरुण जान, आपके तवसत से आज मैं अपने दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ, क्योंकि ये एक वसी फील्ड है, यहाँ आपका टाइम भी कम है, इसमें मेरा सबसे जो कोशिश है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो हमारा प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन हम चाहते हैं, अगर हम इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं कि हम अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, हम अच्छी फसल हम नहीं ले सकते हैं। हम उस वक्त अच्छी फसल ले सकते हैं जब हम अपना एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से रब्ता करके, उनसे मालूमात करके, मिसाल के तौर पे मैं आपको पेस्टिसाइड इन चीज़ों से हट के, फिर इसके बाद न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज आती हैं, उनके सिम्टम्स आते हैं, फार्मर हजरात को उसका पता नहीं होता है कि यार ये सिम्टम्स अभी किस चीज़ के हैं। इसमें अक्सर औकात सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल सेम लगते हैं कि यार ये वायरल है, ये फंगल है, ये किस चीज के सिम्टम्स है, ये किसी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी के हैं। ये एक एक्सपर्ट होगा तो वो ही उसकी पहचान करेगा और वो आपको बता सकेगा कि ये डिजीज क्या है, ये डिफिशिएंसी क्या है। जब आपको प्रॉपर चीज मिलेगी, जब उसका तदारुक होगा, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का फसल मिलेगा, फ्रूट अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो बराए मेहरबानी पेस्टिसाइड इन चीज़ों को, ये बातें आगे निकल गई। दूसरे नंबर पे मैं आपको डिजीज के बारे में, फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज में मैं अपने तमाम उनको एक मशवरा देता हूँ कि बराए मेहरबानी मेरे दोस्तों, ये जो फंगल मसला है, ये आपको सही आंखों से सही नजर ना, आप इसकी पहचान करें। और जब इसका अटैक हो जाता है, उसके बाद फिर उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है, बदकिस्मती से मैं एक चीज आपको बताऊं, जो भी फंगस है उसके हजारों स्पीशीज है, हजारों किस्म। हम मार्केट में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि यार ये मसला है, वो फंजीसाइड हमें दे देते हैं, वो फंजीसाइड जाके स्प्रे कर लेते हैं। हो सकता है वो फंजीसाइड, वो जो वहाँ पे डिजीज लगे हुए, वो फंजीसाइड उसके लिए ना हो। मिसाल के तौर पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, मैंकोजेब प्लस मेटालिक्सल है, इस तरह डाइफेंथानाजोल है, और बहुत से हैं कंपनियों के, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि फिर बहुत तरफ बात चली जाएगी। हम यहाँ पे किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करते हैं, हम टेक्निकल बात करेंगे। बात यह है कि बस टेक्निकल बात है कि आप दोस्तों को चाहिए कि, क्योंकि यहाँ जब सिलेक्ट सीजन होता है, जब तमाम दरख्त डोरमेंसी में चले जाते हैं, फिर उन पे कोई भी चीज असर नहीं करती। जैसे ही फरवरी के एंड में जून के बर्ड्स, या आसान लफ्जों में जब वो आंख शाख पे नजर थोड़ी सी आ जाए, या उनकी डोरमेंसी टूट जाए, वो ख्वाबिदा हालत से ख्वाब से जाग जाए, उनका फौरन फंजीसाइड स्प्रे कर, फौरन कर दे, इंतजार ना करे कि बीमारी आ जाए और हम फिर उसके बाद उसको स्प्रे, क्योंकि उस वक्त आपका जहर भी कम लगेगा, फंजीसाइड भी कम लगेगा, और वक्त से पहले आपका ये जो बीमारियां, मिसाल उसके उस पे जो पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है,
اور بہت سی اس طرح کے اس میں پیپری مطلب وہ تو پھر آگے چل کے بہت سی اور چیزیں آ جاتی ہے. خصوصاً یہاں پہ یہ جو پاؤڈری ملڈیو ہے، ڈاؤنی ہے، یہ زیادہ تر یہاں پہ ہوتے ہیں، جو پشتوں میں اس پر وجہ بولتے ہیں مختلف. تو اس کا پھر جو ہے نا وقت سے پہلے اس کا کام ہو جاتا ہے، وہ پھر نہیں آئے گا، آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا، وہ چیز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے کرنا ہے. تو ارون جان، یہ جو کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے موبائل سے یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، میں نے اپنے دوست کے موبائل سے اس کو کنیکٹ کیا. ابھی جب میں نے دیکھا اس کی بیٹری لو ہونے والی ہے، تو میں کوئی چاہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب کٹ جائے گا تو میں سنبھال لوں گا. اب میرا سوال ہے کہ آپ سے کہ آپ کا تقریباً 30 سال کا تجربہ ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں اور پلانٹ پروٹیکشن میں، زمیندار اور آپ کا رابطہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر زمیندار آفس تک نہیں آتا تو آج کل زمیندار کے جیب میں، ہر زمیندار کے پاس سمارٹ فون ہے، ان کے بچوں کے پاس سمارٹ فون ہے، تو ہم اس آفس کو زمیندار کے موبائل تک کیسے لے جا سکتے ہیں؟ ہماری ایک کوشش چل رہی ہے کہ ہم جو ہے نا درمیان میں ایک رابطہ بنا دیں، طاہر تاجک اور ایک اس کا زمیندار جو طاہر تاجک سے دور ہنا کی ایک وادی میں بیٹھا ہوا ہے، ان دونوں کو کیسے ملائیں؟ اس کا مجھے کوئی طریقہ آپ بتائیں، میں یہ کوشش کرنا چاہ رہا ہوں. ارون جان، بات یہ کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. اس میں ایسا ایک تو یہ جو آپ نے گاؤں گرین، یہ تو اپنا ایک سلسلہ ہے. اس سے پہلے ہمارے تقریباً ڈسٹرکٹس میں ہم نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں تقریباً ہمارے زیادہ تر زمیندار اس میں ایڈ ہیں. اس سے پہلے جو ایگریکلچر میں جو کچھ معاملات ہوتے تھے، وہ زمیندار حضرات کو، کاشتکار حضرات کو، ہمارے فارمرز کو بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یار ڈپارٹمنٹ کہاں پر ہے، میں کہاں جاؤں، میں مٹی کی جو ہے یہ تجزیہ کہاں سے کراؤں، اور یہ جو بیماری ہے یہ جو اس کا میں کس طرح معاملہ کروں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ میں ٹنلز وغیرہ، یہ آہستہ آہستہ پروگرام جب ہوتے جائیں گے میں ان پر بھی بات کروں گا، تو ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اب جو بھی معاملہ، جو پروجیکٹ آتا ہے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں، جو کچھ ہوتا ہے ہم وہ شیئر کر لیتے ہیں فارمرز کے ساتھ. تو فوراً فارمر جب گروپ میں اس کو دیکھ لیتا ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. یا وہ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو اس کے پکچر لے کے، وہ پتوں کے یا اس سیب کے درخت کے یا جو بھی ڈیزیز، جو بھی کیڑا، جو کچھ ہو، وہ اس کے پکچر لے کے یا ویڈیو بنا کے اس گروپ میں شیئر کر لیتے ہیں. اس گروپ میں پھر ہمارے بہت سے اور بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ہمارے ڈائریکٹر حضرات ہوتے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے ہیں، ہمارا انفارمیشن کا ایک شعبہ ہے، وہاں پہ بالکل یہ سارا سسٹم ایک موجود ہے، ابھی بنا ہوا ہے. تو یہ بالکل ہمارا پہلے سے چل رہا ہے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے. ہمارے زمیندار حضرات جو ابھی اس میں ایڈ بھی ہیں، یہاں پہ گرین گاؤں میں بھی ہیں، شاید اگر ہو سکتا ہے کبھی وہ لائیو آ جائیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جو ڈپارٹمنٹ ابھی جو کر رہا ہے، شاید پچھلے کئی برسوں پہلے یہ چیزیں نہیں تھی، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی نہیں کی تھی اس وقت. ابھی ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، فارمرز بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان تک اپنے انفارمیشن پہنچا رہے ہیں، وہ اپنے مسائل ہم تک پہنچا رہے ہیں. وہ جو ان کے باغات میں، ان کے فصلات میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہم سے شیئر کرتے، ہم پھر خود جا کے. اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں ارون جان، ہم نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے فیلڈ ڈیز کا، ایکٹیویشن سسٹم ہمارا ایک چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے. ہم ہر مہینے ایک فیلڈ ڈے مختلف فارمرز کے فارم پہ کرتے ہیں، اور جس فارمرز کو اس پروگرام کے توسط سے میں بتا رہا ہوں، اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو، بالکل اپنے آس پاس کے اور فارمرز کو بلائیں، ہمیں انفارم کریں، ہم ان کے پاس آئیں گے، ہمیں ٹائم بتائیں، ہم ان کے پاس آئیں گے، وہاں پہ ان کے مسائل سنیں گے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں ارون جان، بلوچستان کے 4 ڈسٹرکٹ میں ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے
KB का प्लांट हेल्थ क्लिनिक, डॉक्टर्स प्लांट हेल्थ क्लिनिक। हम जमींदार के इलाके में जहाँ पे फार्मर्स ज्यादा होते हैं वहाँ पे क्लिनिक लगाते हैं। वो हफ्ते में हम एक दिन लगाते हैं, हफ्ते में एक दिन, वो दिन मखसूस होता है। तो फार्मर हजरात को चाहिए कि उनसे रब्ता करें। वो हमारा एक कैंप लगता है, हमारा एक्सपर्ट वहाँ बैठा होता है, वो हमारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक होता है। अभी माशाल्लाह डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इस सिलसिले में। कुछ कमियां होंगी शायद, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनको ख़त्म करें। बहरहाल आज सिर्फ हम पेस्टिसाइड, थोड़ा सा कार्लिंग मात सेब पे कुछ बोले हैं, कुछ हम फंजीसाइड पे बोले हैं, जो हम इसके बाद फिर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज पे भी एक प्रोग्राम करेंगे। वो भी एक बहुत वसी है, क्योंकि उसके बगैर भी हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। अगर हमें ये पता ना हो कि हमारे ज़मीन में किस न्यूट्रिएंट की कमी है और हमारे प्लांट को, हमारे दरख्त को, हमारे बागात को कौन सी न्यूट्रिएंट चाहिए, क्या चाहिए, किस वक्त चाहिए, जब तक हमें उसका इल्म ना होगा हम इस पे काबू नहीं पा सकेंगे। ये इसी आप जैसे जो इस तरह अरुण जान आपने ये सिलसिला शुरू किया है, हम कोशिश करेंगे कि हम फार्मर हजरात को ज़्यादा से ज़्यादा ये बताएं कि वो किस तरह इसकी पहचान करे, किस तरह वो अपने न्यूट्रिएंट्स की उस कमी को पूरा करे, किस तरह वो मालूम करे कि ये डिफिशिएंसी किस तरह है। मैं सिर्फ इस वक्त एक डिफिशिएंसी की बात करूंगा क्योंकि टाइम भी कम है, यहाँ बैटरी भी लो हो रही है। आयरन डिफिशिएंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, सेब पे, अंगूर पे, सब। अक्सर औकात फार्मर हजरात कहते हैं कि यार हमारे बाग के पत्ते पीले हो गए। वो पत्ते पीले मुख्तलिफ किस्म के होते हैं कि यार अभी हो सकता है वो जिंक डिफिशिएंसी पे हो सकता है नाइट्रोजन ज्यादा यूज किया हो सकता है कोई और मसला हो। लेकिन अगर हम बात करें आयरन की, ज्यादातर मसला आयरन का होता है। आप पत्ते को देखें, आसान सा है, आप पत्ता उठाएं, पत्ते को देखें, अगर उस पत्ते के जो अंदर रग होते हैं, जो उसके आप उसको देखें, अगर वो सब्ज है, पत्ता पीला है और उसके रग सब्ज है, श्योर शॉट, बिल्कुल कोई और मसला उसमें नहीं है, डायरेक्ट उसमें आयरन डिफिशिएंसी। और उस आयरन डिफिशिएंसी के लिए फिर जो है ना आयरन मुख्तलिफ शक्ल में मौजूद है। वो हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, आप किसी अच्छे से ब्रांड का आयरन मार्केट में देख लें और वो तकरीबन कोई आप उसको 100 ग्राम तक एक दरख्त को दे सकते हैं। बहरहाल वो फिर न्यूट्रिएंट्स पे बात करेंगे बाद में, और पेस्ट पे बात करेंगे, और फंगल डिजीज पे बात करेंगे बाद में। अभी चूंकि ये बिल्कुल बैटरी लो होने को जा रही है, मैं फार्मर्स हजरात जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारे लाइव प्रोग्राम अरुण जान के तवज्जुह से, गाँव ग्रीन के तवज्जुह से आ रहे हैं, इनको मिस ना करें, इनको जरूर देखें, जरूर सुने। इसमें आपका फायदा है, आपका फील्ड, आपके ऑर्चर्ड्स, आपके मार्केट, और इसके बाद और भी उससे बात करेंगे, मसाइल और उसके हल बताएंगे। आप इसमें देखें, और भी दोस्तों को साथ में बिठाएं, और भी फार्मर्स को लाएं, साथ में बिठाएं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर भेजें, उनको बताएं कि इस तरह एक मामला शुरू हुआ है। सबका इसमें फायदा है, हमारा जॉब, हमारा जो हम काम कर रहे हैं वो हम भी मुतमईन हो जाएंगे, हमारी तनख्वाह को हलाल हो जाएगी और हम खुश हो जाएंगे। ये मेरा जुनून है कि हम अपने सूबे की खिदमत करें, अपने फार्मर्स की खिदमत करें कि वो कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। बड़ी मेहरबानी ताहिर साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त गाइड किया फार्मर्स को, और जो है ना कोशिश करेंगे जो भी आपने मसले बताए हैं इन सब पे एक अलग-अलग प्रोग्राम करके फार्मर्स को पूरी एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया ही इसीलिए है कि लोगों को एजुकेट करें, उनको जो है ना जोड़ें, एक्सपर्ट को ज़मींदार से जोड़ने का काम करें, दरमियान का एक गैप फिल करें। हमने ये कोशिश की है
کہ اس میں بلوچستان کے ایکسپرٹ، پنجاب کے ایکسپرٹ، پشاور کے ایکسپرٹ اور سندھ کے ایکسپرٹ سب لائیں گے، اور آپ کو جو ہے نا اچھی اچھی تجاویز دیں گے، اچھی اچھی فصلیں بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا طریقہ کاشت سے لے کر فصل کی کٹائی تک کا پورا سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ طاہر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا ہمارے لیے، بڑی مہربانی۔ آپ مصروف بھی بڑے تھے، کل بھی مصروفیت میں پروگرام نہیں ہو سکا، آج بھی ہم نے آپ کو گاڑی میں پکڑ لیا، تو بڑی مہربانی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو سب دوستوں کا جنہوں نے اس کو دیکھا لائیو، ان کا بھی شکریہ، انہوں نے بھی ٹائم نکال کے ہمیں سنا، ان کا بھی شکریہ، آپ کا بھی شکریہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ جی، یہ تھے طاہر خان تاجک صاحب، پلانٹ پروٹیکشن آفیسر تھے۔ اس ٹائپ کے ایگریکلچر ایکسپرٹ سے اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں، ہر قسم کے ایکسپرٹس ہم لائیں گے، جو ہے نا ہر شعبے سے کوشش کریں گے آپ کو لوگوں سے ملوائیں اور ان کے تاثرات سنائیں اور آپ کو ایگریکلچر سکھائیں۔ ہماری یہ کوشش ہے، اور اس کوشش میں آپ ایک طریقے سے ساتھ دے سکتے ہیں کہ جتنے سے زیادہ ہمارے پروگرام کو آپ شیئر کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، تو یہ پروگرام کامیاب ہوگا اور ہم آپ کی خدمت کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست، اپنے ساتھی ہارون رشید کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔